हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है CAIB ABM की क्लास में, जहां पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी मॉड्यूल बी की क्लास के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की, साथ ही साथ हम लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन के कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट क्लास भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मिस मत करिएगा। अगर आपने क्लासेस को देखा है तो वो सभी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक्स मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं। तो मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मोटिवेशनल थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो आती है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं फ्रीडिन का कंसेप्ट है। सो साइको एनालिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, PT थ्योरी की बात करते हैं, प्राइमरली ऑन द फ्रीडिन कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी, फ्रूड नोटेड दैट हिज पेशेंट्स बिहेवियर कुड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लेन। इन्होंने कहा कि जो भी, मतलब जब हम किसी की भी पर्सनैलिटी को, किसको, पर्सनैलिटी को, किसी की भी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, किसी की भी पर्सनैलिटी को आ, समझना चाहते हैं तो हम इन्हें तीन नेचर में समझते हैं। पहला होता है अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। ये तीन नेचर होते हैं। ठीक, अब फ्रूडेन ने क्या बताया, फ्रूडेन ने बताया कि आप हमेशा, इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पेशेंट, है ना, इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पेशेंट्स की, अगर इन्होंने क्या कहा, अगर मैं पेशेंट्स का की पर्सनैलिटी को या बिहेवियर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं ऑलवेज उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम आप अपने पेशेंट के बिहेवियर को क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। सो ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर द आउटकम ऑफ साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स। यानी किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है या उसका जो मोटिवेशन होता है उसके साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये साइको एनालिटिकल एलिमेंट में आपकी आईडी आ जाती है, आपकी ईगो स्टेट आ जाती है और आपकी सुपर ईगो स्टेट आ जाती है। ठीक है, सुपर ईगो स्टेट आ जाती है। ठीक है, अब ये तीनों स्टेट्स होती क्या है, इनकी भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले जब हम आईडी की बात करते हैं, द इंसिस्ट ड्रिवन प्लेजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड, ये आपके दिमाग का वो पार्ट होता है जो आराम और मजे ढूंढ रहा होता है। ठीक है, फोकस्ड ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ये तुरंत के तुरंत आराम या मजे को पाने का के ऊपर फोकस करता है। वहीं पे जो ईगो होता है, द रेशनल मीडिएटर दैट बैलेंसेस द आइडीज इंपल्सेस विद रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स। यानी अगर आपके दिमाग में आईडी के जो भी इंपल्सेस हैं, यानी इमीडिएट जो आप प्लेजर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, प्लेजर, क्या ढूंढ रहे हैं, प्लेजर जो आप ढूंढ रहे हैं, इसमें रियल वर्ल्ड में कौन कौन से कंस्ट्रेंट आते हैं, जो रोक बाधाएं आएंगी, जिसको मतलब रोकता है, जो आपको कंस्ट्रेंट्स, है ना, इनके बीच में जो बैलेंस है वो कौन बनाता है, ईगो बनाता है। ठीक है, फिर सबसे ऊपर होता है सुपर ईगो, द मोरल कंसियंस रिप्रेजेंटिंग सोशल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स। तो ये एक नैतिक व्यवहार होता है जिसमें आपका सामाजिक और जो पेरेंटल स्टैंडर्ड्स हैं वो इसमें मिला होगा। और स्ट्राइविंग फॉर आइडियल बिहेवियर, और ये आपको बार बार एक अच्छा आइडियल बिहेवियर जो समाज में सर्वसम्मति से एक्सेप्टेड हो उस बिहेवियर को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, अब आती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट माने होते हैं गुण, क्या होते हैं दोस्तों, गुण। सो ट्रेट थ्योरी बिलीव दैट द ट्रेट ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं विच डिटरमाइन द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, वो उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी और बिहेवियर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के, अगर आप क्या देखना चाहते हैं, इनका बिहेवियर, क्या देखना चाहते हैं, बिहेवियर देखना चाहते हैं, या इनकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, तो आपको बिहेवियर और पर्सनैलिटी पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, उस व्यक्ति के ट्रेट्स का, किसका,
ट्रेड्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर और पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा उसके ट्रेड्स के आधार पे। आर बेसिकली इनहेरेंट टू अ पर्सन, और ये आमतौर पे इनहेरेंट किए जाते हैं, यानी ये अपने फोर फादर से इन ट्रेड्स को इनहेरेंट करता है। मोर ऑफ द हेरिडिटी इंपैक्ट देन द इन्वायरमेंटल, तो इस पे बाहर इन्वायरमेंट का ज्यादा इन्वायरमेंट का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। इस पे जो प्रभाव होता है वो इन हेरिडिटी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन पर्सनैलिटी एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ट्रेड थ्योरी कहती है किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं ट्रेड्स, उस व्यक्ति के ट्रेड्स का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। फिर तीसरी जो थ्योरी आती है वो कौन सी है, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का नजरिया क्या है, वो क्या सोचता है अपने नजरिए के आधार पे अपने बारे में, या वो क्या सोचता है दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसके आधार पे जो मोटिवेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। यानी दिस थ्योरी बिलीव दैट द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा या जो उसकी पर्सनैलिटी होगी, क्या होगी, पर्सनैलिटी होगी, क्या होगी, पर्सनैलिटी होगी। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर या पर्सनैलिटी होगी वो किस चीज पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल डिटरमाइन हिमसेल्फ, है ना। इंडिविजुअल अपने बारे में क्या डिटरमाइन करता है। तो हिज सेल्फ इमेज इज एन इंट्रीगल ऑफ हाउ ही व्यू हिमसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सेल्फ इमेज, अपनी नजरों में कैसी उसकी छवि है, ये उसका एक इंट्रीगल पार्ट होता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। एंड हिज परसेप्शन हाउ अदर्स व्यू हिम, और उसका एक सोच कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी से रिलेटेड होता है। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है आपने समाज से सीखा। तो दिस थ्योरी बिलीव्स दैट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल देन द बायोलॉजिकल फैक्टर। यहां पे क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उस पे ज्यादा इफेक्ट किसका दिखाई देता है, सोशल इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर बात करें तो जो बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो कम होता है, लेस होता है लेकिन कम होता है। तो सबसे ज्यादा उसके ऊपर सोशल इफेक्ट होता है। मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज आइदर लर्न्ड, है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें या तो वो सीखता है या मॉडिफाइड बाय द लर्निंग, या सीखने से उसमें संशोधन होता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, क्या है दोस्तों, बिहेवियर है, वो धीरे धीरे आपको चेंज होता दिखेगा। कैसे, जो उसने लर्निंग की है, क्या की है, लर्निंग की है, या फिर मॉडिफाइड होता दिखेगा। क्या होता, मॉडिफाइड होता आपको दिखेगा किसके आधार पे, उसकी लर्निंग के आधार पे, किसके आधार पे, उसकी लर्निंग के आधार पे, ठीक है दोस्तों। सो यहां पर जो लर्निंग है वो कैसे सीखता है, किसी भी व्यक्ति की नॉलेज, एटीट्यूड और वैल्यू, लर्निंग का मतलब है उसका नॉलेज, एटीट्यूड और वैल्यू और स्किल्स के आधार पे उसका बिहेवियर, जैसे जैसे वो नॉलेज एकत्रित करेगा, एटीट्यूड उसका बदलेगा, वैल्यूज बदलेंगी, स्किल्स बदलेंगी, तो उसका क्या बदल जाएगा दोस्तों, बिहेवियर भी बदलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आती है पर्सनैलिटी एंड ब्रेन। पर्सनैलिटी के ऊपर आपके ब्रेन का भी इफेक्ट होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ठीक है। सो एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी इज द रोल ऑफ ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल। तो इनका कहना है कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, और वो होता है उस व्यक्ति का ब्रेन, यानी दिमाग। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करने के लिए एक बायोलॉजिकल फैक्टर जिम्मेदार होता है, दैट इज ब्रेन। और ब्रेन के कंट्रीब्यूशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है ईएसबी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, दूसरा होता है स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन का मतलब है जो शॉट लगाए जाते हैं ना छोटे छोटे, वही। ह्यूमन ब्रेन इज बिलीव्ड टू कंटेन सर्टेन डेफिनेट प्लेजरेबल और पेनफुल एरियाज। तो हमारे दिमाग में कुछ हिस्से बहुत आरामदायक, आनंददायक वाली जगहों से भरे होते हैं, कुछ पेनफुल यानी कष्ट वाली चीजों से भरे होते हैं।
Accordingly, it may be possible physically to manipulate personality through ESB. तो ऐसा संभव है कि आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन के थ्रू किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल टू यूज ESB एज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन. अगर आप किसी के दिमाग से स्ट्रेस और टेंशन को खत्म करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको ESB मदद करती है. तो स्प्लिट ब्रेन राइट वर्सेस लेफ्ट साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ESB. तो आपने स्प्लिट ब्रेन थ्योरी पढ़ी होगी, आपके ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करके, है ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में तोड़ा जाता है, यानी डिस्कस किया जाता है. और इसमें भी ESB का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है दोस्तों. तो अब जब हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस एट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन आर इंडिकेट इन द फॉलोइंग पर्सनैलिटी एंड ब्रेन. ठीक है. तो ये जो टेबल अभी हम पढ़ेंगे टेबल, तो पहले तो ये दिमाग देखो, ये आपका क्या है दोस्तों, दिमाग है. ठीक है, डन है. अब आपका दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है. ठीक, ये दो हिस्से दिख रहे होंगे. एक जो हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं, एक हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमेशा क्रिएटिविटी वाला ब्रेन होता है, इसलिए यहाँ पे आर्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिल रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल रहा है. बट जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल होता है. क्या था, लॉजिक लगाता है. यहाँ पे मैथमेटिक्स की गणनाएं आप करोगे, लैंग्वेज आप सीखोगे, एनालिटिकल थिंकिंग आप करोगे. तो आपका जो राइट ब्रेन है वो आपका कैसा है, क्रिएटिविटी वाला है. जो लेफ्ट ब्रेन है वो कैसा है दोस्तों, लॉजिकल है. ठीक है. तो अब आप देखोगे, जब आप अपने ब्रेन को देखते हो, ये आपका ब्रेन है सपोज. ठीक है. तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो आपकी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो आपका राइट ब्रेन है वो आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. यानी ये मेरा राइट ब्रेन है तो वो मेरी इस बॉडी को कंट्रोल करेगा, ये मेरा लेफ्ट ब्रेन है तो ये मेरे इस बॉडी को कंट्रोल करेगा. ठीक है. सो अगर आप देखोगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी. स्पीच, लेफ्ट हमारा कैसा, लॉजिकल. स्पीच वर्बल, लॉजिकल मैथमेटिकल, लीनियर डिटेल्ड, सीक्वेंशियल कंट्रोल्ड, इंटेलेक्चुअल डोमिनेंट एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं लेफ्ट साइड में. राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी बट इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. ये क्रिएटिविटी से जुड़ा है, जैसे स्पेशल और म्यूजिकल, हॉलिस्टिक, आर्टिस्टिक, सिंबॉलिक, सिमुलेशनस, इमोशनल, है ना, तो स्पिरिचुअल. ये सब आपका क्या होगा, राइट ब्रेन होगा. तो इसे हम स्प्लिट ब्रेन थ्योरी कहते हैं. अब आपका जो वर्क प्लेस होता है वहां पे डाइवर्सिटी की भी बात की जाती है और वहां पे जेंडर इशू. क्या होता है, डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस, और क्या होता है, जेंडर इशू एट द वर्क प्लेस. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी डिस्कस करेंगे आज. अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखते हैं, अगर आज आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पे सेम टाइप ऑफ पीपल वर्क नहीं करते. देश के किसी भी क्षेत्र से, अलग अलग जगह से आके अलग अलग लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे वर्क करते हैं. जब ये जो अलग अलग लोग यहाँ वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस. इसी को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस, इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस. है ना, आपके काम करने वाली जगह पर एक ही जगह से एक ही तरह के लोग नहीं, अलग अलग जगह से अलग अलग नॉलेज वाले, अलग अलग रिलीजन वाले, अलग अलग कलर वाले लोग आपको एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हुए मिलेंगे. ठीक है दोस्तों. नाउ, so many organizations have the acknowledge the importance of the increasing diversity in the workplace. तो बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और इंपॉर्टेंस को भी समझा कि वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी बढ़ रही है. तो दे हैव बिगन द क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, क्या वो इफेक्टिवनेस के साथ इस डाइवर्सिटी को हैंडल कर पा रहा है, that are largely designed for a more homogeneous workforce. और चूंकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है वो पहले से ही होमोजीनियस, एक जैसे वर्कफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है.
तो देयर इज अ नीड, अब जरूरत है टू कंसीडर इंप्लीकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब हमें डाइवर्सिटी को इंप्लीकेट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट और सिंथेसाइज करना पड़ेगा अपनी स्पेसिफिक एचआर पॉलिसीज एरिया में। ठीक है, तो यानी कुल मिला के अपनी एचआर पॉलिसीज में हमें डाइवर्सिटी को भी जगह देनी पड़ेगी। अब जितने भी आज के मॉडर्न एम्प्लॉयर हैं, नाउ इनकरेज, वो आगे बढ़ा रहे हैं डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं। तो इससे उनके सामने चैलेंज तो आता है कि उनको डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्स और वर्कफोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, बट यहां पे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। यानी अगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी को, किसको, डाइवर्सिटी को अगर वो क्या करता है, इनकरेज करता है, क्या करता है, इनकरेज करता है। ठीक है, कहां पे, वर्क प्लेस पे। डाइवर्सिटी को क्या करता है, इनकरेज करता है वर्क प्लेस पे। तो यहां पे दो चीजें हैं, पहली तो एक प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज। क्या आएगा दोस्तों, चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या होगा, चैलेंज ये होगा कि इस वर्क फोर्स को क्या करना होगा, वर्क फोर्स को मैनेज करना होगा। क्या करना होगा, मैनेज करना होगा, ये एक चैलेंज है। ठीक, बट इससे बहुत सारी क्या मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ठीक, तो ये दो फायदे हैं। तो व्हेन वर्क ग्रुप डाइवर्सिटीज मैनेज, अगर आप अपने वर्क ग्रुप डाइवर्सिटी को मैनेज कर लेगा इफेक्टिवली, तो ग्रुप डेवलप प्रोसेस दैट कैन इनहांस क्रिएटिविटी, आपके वर्क प्लेस पे क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलेगी, वर्क ग्रुप कोविनेस और कम्युनिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब जेंडर इश्यूज की अगर हम बात करें, तो जेंडर इशू का मतलब क्या है कि पुरुष को नौकरी दें या महिला को दें। जैसे कुछ नौकरी ऐसी थी जो पुरुष के लिए ही बनी थी, कुछ नौकरी ऐसी थी जो महिलाओं के लिए ही बनी थी। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखें तो ऐसा नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते थे अब वो महिलाएं कंधे से कंधा मिला के कर रही हैं, और जो काम महिलाएं कर सकती थी वो पुरुष भी कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। तो द मेजर फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी, आपको ये जो वर्क स्टेशन पे डाइवर्सिटी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं जेंडर रेस के डिफरेंशिएशन से दिख रही, पुरुष महिला या नस्ल के डिफरेंसेस। ठीक है, सो मेनी जॉब है प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर जेंडर, बहुत सारी जॉब ऐसी थी जो पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस देती थी, बट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी उसी आधार पर प्रेफरेंस वाली जॉब ढूंढते थे। So the differentiation is basically on account of physical, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। अब ये जो डिफरेंशिएशन था किस आधार पे, भाई फिजिकल डिफरेंशिएशन, सोशल डिफरेंशिएशन, साइकोलॉजिकल, इमोशनल कंसिडरेशन, इन सब के आधार पे ये जो पर्टिकुलर जेंडर वाली जो नौकरी थी उनकी जो बात की, उसके लिए जो डिफरेंशिएशन था वो इस आधार पे होता था। फॉर जॉब रिक्वायरिंग ग्रेटर फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसी जॉब जहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती थी वहां पे लोग मेंस को प्रेफर करते थे, या मेन भी इन जॉब्स को प्रेफर करते थे। जहां पे हॉस्पिटैलिटी की बात होती थी, इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात होती थी, वहां पे वुमेन्स को प्रेफर किया जाता था एम्प्लॉयर की तरफ से, और वुमेन्स भी उसी जॉब के लिए जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप स्ट्रेंथ वाले वर्क देखो तो वुमेन कर पा रहे, हॉस्पिटैलिटी वाले वर्क देखो तो मैन कर पा रहे। तो अब जेंडर इशू से हम आगे निकल चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थ्योरीज को हमने पढ़ा, हमने स्प्लिट ब्रेन कंसेप्ट को पढ़ा, और साथ ही साथ हमने डाइवर्सिटी एट द वर्कप्लेस एंड जेंडर इशू को भी समझा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट की, ठीक है, साथ ही साथ इलेक्टिव पेपर की, तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ 3 सब्सक्रिप्शन में आपके लिए उपलब्ध है। जो आपको बेस्ट लगता है उस महापैक के थ्रू जुड़कर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। CAIB फाउंडेशन बैच, हमारा 2.0 बैच भी अवेलेबल है दोस्तों। और अगर आप इसे रेगुलर प्लान में बाय करते हैं तो 2499, और प्रो प्लान में आपको ये 2999 में उपलब्ध है, और आप टारगेट कर पाएंगे जून 2026 एग्जाम। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे RBI ग्रेड बी को टारगेट करता है तो उनके लिए समर्थ 2.0 बैच भी अवेलेबल है। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा क्लास में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी क्लासेस का। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।